अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रियूमेटॉयड अर्थराइटिस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम क्या देखेंगे कि डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि व्हाट इज़ रियूमेटॉयड अर्थराइटिस। ठीक है, तो अगर इसकी तो ऑस्पीज मोस्टली लगती हैं तो सबसे पहले जो एग्जामिनर स्टार्ट करेगा वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑटो इम्यून, सबसे पहले आपने ये मेंशन करना है, इट इज़ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर producing a non-separative proliferative and inflammatory साइनोवाइटिस। अब इसका मतलब क्या? सबसे पहले इस वर्ड को देखिए, इट इज़ ऑटो इम्यून। ठीक है, तो इसका कोई भी कनेक्शन है इम्यून सिस्टम से। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस नॉन सेपरेटिव का मतलब है क्या? सेपरेटिव का मतलब है आपके पास क्या? पुरुलेंट, आपने पढ़ी थी ना पुरुलेंट, या फिर इसे हम कहते हैं क्या? पस फॉर्मेशन। इसमें क्या होती है? नॉन सेपरेटिव मतलब क्या? इसमें पस फॉर्म नहीं होती। ठीक है, इट इज़ प्रोलिफरेटिव, इसमें प्रोलिफ्रेशन होती है, एंड इट इज़ इन्फ्लेमेटोरी, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। साइनोवाइटिस मतलब क्या है? जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, तो इसकी ये क्या है? पूरी प्रॉपर एक डेफिनेशन है, तो इस तरह से आपने बोलना है। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, उसके बाद इसमें होता क्या है? इस डिज़ीज़ में होता क्या है? causes articular cartilage destruction, causes articular cartilage destruction, क्या? and and ankylosis। अब इसका मतलब क्या है? लेट सपोज ये एक बोन है, ये एक और बोन है, इन दोनों के बीच में क्या है? कोई भी जॉइंट है। ठीक है, तो इनके अराउंड यहाँ पर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी। ठीक है, अब इस आर्टिकुलर कार्टिलेज की क्या होनी है यहाँ पर? काजेस आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन। इस आर्टिकुलर कार्टिलेज की क्या होगी? डिस्ट्रक्शन होगी। जब आर्टिकुलर कार्टिलेज बीच में नहीं होगी, एनकाइलोसिस का मतलब होता है फ्यूजन। क्या? फ्यूजन। अब एंकाइलोसिस दो टाइप की होती है, एक होती है फाइब्रस, एक होती है आपके पास क्या? बोनी। फाइब्रस का मतलब है दो बोन्स आपस में क्या है? जो है ना आपस में क्या है? कनेक्टेड है वाया फाइब्रस टिश्यू, तो उसे बोलेंगे हम क्या? फाइब्रस एंकाइलोसिस। दूसरी होती है बोनी एंकाइलोसिस, उसमें आपके पास क्या होगा? दोनों बोन आपके पास फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये फीचर्स मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये दोनों इसके क्या हैं? यूँ समझो हॉल मार्क्स है इसके। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? इसका बेसिक था। अभी मैं इसकी आपको पैथोजेनेसिस बताऊंगा। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम ड्रग्स भी देंगे। ठीक है, जो हम डीमार्ट्स पढ़ेंगे इसके बाद फार्माकोलॉजी में, वो इसी पर जो है ना बेस करते हैं। मैंने पहले वो वीडियो बनाना था, लेकिन ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो डीमार्ट्स बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ये पहले बना रहा हूँ। अब इसमें होगा क्या? एक तो ऑटो इम्यून है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसमें जो है ना टी सेल्स का फंक्शन ज़्यादा आएगा। मतलब क्या? इम्यून जो सेल्स होंगे उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। तो यहाँ पर एक सेल लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर CD4 पॉजिटिव टी सेल। ये क्या? एक CD4 पॉजिटिव मैंने लिखा है, लेकिन ये पर्टिकुलरली एक टी सेल है। ठीक है, अब ये जो CD4 पॉजिटिव टी सेल है, ये ना एक फैक्टर रिलीज़ करता है, उसे हम बोलते हैं हम क्या? इंटरफिरॉन गेमा। ये फैक्टर रिलीज़ करता है जिसे हम बोलते हैं क्या? इंटरफिरॉन गेमा। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद एक और सेल होता है टी हेल्पर 17। टी हेल्पर 17 एक फैक्टर रिलीज़ करता है जिसे हम बोलते हैं क्या? इंटरल्यूकिन 17। क्या? इंटरल्यूकिन 17। ये दोनों अभी के लिए याद करना। अब इन दोनों के फंक्शंस देखना कि जो ना कितने बहुत ज़्यादा इनके फंक्शंस होंगे। दिस इंटरफिरॉन गेमा इज़ गोइंग टू स्टिमुलेट दिस सेल and also this cell. This is your macrophage. This is macrophage and this is synovial cell.
साइनोवियल सेल। ये मैक्रोफेज जब एक्टिवेट होगा इन साइनोवियल सेल भी आपके पास ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा रिलीज़ करते हैं, लेकिन जो मेन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा रिलीज़ करता है वो आपके पास क्या होता है, मैक्रोफेज होता है। ठीक है, तो जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा तो मैक्रोफेज रिलीज़ करेगा इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, दीज आर द मार्कर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन एज वेल। ठीक है, तो ये दोनों ये रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये क्या फंक्शन था इसका, इंटरफेरॉन गैमा का। उसके बाद यहाँ पर देखें इंटरल्यूकिन 17, इंटरल्यूकिन 17 ये ब्लड है, ब्लड में ये रन कर रहा है मोनोसाइट। ये क्या है, मोनोसाइट है। मोनोसाइट का किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से मोनोसाइट। तो जब ये मोनोसाइट आपके पास बोन में आएगा तो इससे हम ये अभी यहाँ पर मेच्योर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये अभी तक इमेच्योर होगा। ये जब मेच्योर होगा वो मैं आपको बाद वाले पिक्चर में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो इंटरल्यूकिन 17 है ये इस मोनोसाइट एंड ये इस न्यूट्रोफिल की दोनों की क्या कराएगा, कीमोटेक्सिस कराएगा टूवर्ड्स जो ना आपके पास क्या इस साइड पर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन कैसे होगी वो मैं अभी पूरा ना एक जो है ना यूँ समझो मीन बना रहे हैं हम। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन कैसे होगी, इनको छोड़ दें अभी। इन्फ्लामेशन कैसे होगी, मैंने क्या कहा था, दीज आर द मार्कर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा एक्टिवेट्स दीज प्रोटीएजेस। अब दिस प्रोटीएज इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर हायालाइन कार्टिलेज। जो हायालाइन कार्टिलेज होगी उसको डिस्ट्रॉय करेगा एंड यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। एंड ये दोनों लिवर में भी जाती हैं और लिवर में से आपके पास क्या करते हैं जो है ना वहाँ से भी जो है ना इन्फ्लेमेटरी या फिर साइटोकाइन्स की जो है ना प्रोडक्शन वगैरह करवाते हैं। जो है ना आपके पास प्रोटीन्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, वो उनको भी ये रिलीज़ करवाते हैं। जब ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो इन दोनों की रिक्रूटमेंट हो जाएगी या फिर इनकी कीमोटेक्सिस होगी ना, न्यूट्रोफिल्स की एंड मोनोसाइट्स की, पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स की बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद इसमें एक और फैक्टर इन्वॉल्व होता है, उसे बोलते हैं हम क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, र्यूमेटिक फैक्टर। RF का मतलब है र्यूमेटिक फैक्टर एंड र्यूमेटिक फैक्टर इज कंपोज्ड ऑफ IgM एंड IgA। IgM एंड IgA और अगेंस्ट दिस FC पोर्शन ऑफ द IgG, दिस इज IgG। IgM एंड IgA इन दोनों को अभी मैं र्यूमेटिक फैक्टर बोलूँगा। र्यूमेटिक फैक्टर जब भी बोलूँ तो आप समझ जाना कि IgA एंड IgM की जो ना कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये र्यूमेटिक फैक्टर इज अगेंस्ट दिस FC पोर्शन ऑफ द FC पोर्शन ऑफ द IgG। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जहाँ पर भी डिपॉजिट होंगे वहाँ पर क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की ये एक्टिवेशन वगैरह करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, इनकी जो है ना हो जाएगी क्या, फिर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, उसके बाद एक और फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, HLA-DR4। क्या, HLA-DR4 और स्मोकिंग की वजह से भी ये हो सकती है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। लेकिन HLA-DR4 र्यूमेटिक फैक्टर एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, दीज आर दी, यूँ समझो अगर आपने इसमें पैथोजेनेसिस करनी है तो आप र्यूमेटिक फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा एंड ठीक है HLA-DR4 को याद कर लें, HLA-DR4। ये तीनों से क्या है, मेन आपके पास ना पैथोजेंस यूँ समझो आपका कह सकते हैं। लेकिन HLA-DR4 जो ना आपके पास क्या हो जाएगा, जेनेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये एक जेनेटिक कॉज है इसका, बिकॉज HLA-DR4 आपके पास क्या करता है, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल की सिंथेसिस वगैरह करवाता है। इसमें आपके पास म्यूटेशन होती है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है। एक होता है आपके पास क्या, HLA-B27। HLA-B27 इस जो ना आपके पास, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। इट इज़ रिलेटेड विद दी सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज एंड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उसके साथ होता है। ये दोनों फैक्टर्स आपने याद करने हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। जी ठीक है, अभी के लिए HLA-DR4 ये भी इसमें याद करना। ठीक है, डेफिनेटली ये MCQ आता है। तो अब यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज की क्या होगी, डिस्ट्रक्शन होगी। एंड यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर भी आ गए, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और आपके पास जॉइंट की डिस्ट्रक्शन होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अच्छा ये पूरा प्रोसेस आपके पास कहाँ पर हो रहा होता है, जॉइंट कैविटी में।
ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके पास जॉइंट कैविटी एंड हाइलिन कार्टिलेज में हो रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद यहाँ पर ना आपके पास जॉइंट कैविटी में एक और लिम्फेटिक नोड्यूल्स मिलेंगे आपको, लिम्फेटिक नोड्यूल्स यहाँ पर बन जाएंगे। एंड लिम्फेटिक नोड्यूल भी आपको पास सेकेंडरी लिम्फेटिक नोड्यूल मिलेगा जिसमें जर्माइनल सेंटर होता है। तो जर्माइनल सेंटर जिस लिम्फेटिक नोड्यूल में होता है उसका जो पेरीफ्री वाला जो जोन होता है वो आपके पास जो है ना कॉम्पैक्ट होता है, वो आपको जो है ना आपके पास क्या पेल एरिया उसमें नहीं मिलेगा, वो आपको जो है ना कंजस्टेड मिलेगा, ठीक है। उसमें आपके पास ओनली बी सेल्स होते हैं। जो आपके पास पेल एरिया होगा वहाँ पर आपके पास प्लाज्मा सेल्स होते हैं। क्या? प्लाज्मा सेल्स होते हैं। अब दीज प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी, क्या प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी which is against the self proteins, which is against the self proteins। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी? रिकॉग्नाइजेज द सेल्फ एंटीजन्स। ये सेल्फ एंटीजन एक आपके पास ना सेल्फ प्रोटीन आता है जिसमें आपके पास एक प्रोटीन होता है। लेट्स सपोज ये क्या आपके पास प्रोटीन की फार्मेशन हो रही है। अब ये प्रोटीन में क्या है? यहाँ पर अमीनो एसिड है। लेट्स सपोज दिस द आर्जिनिन, आर्जिनिन अमीनो एसिड। जब ये आपके पास पोस्ट मॉडिफिकेशन होगी, इसकी पोस्ट मॉडिफिकेशन में जब ये प्रोटीन बनेगा, दिस आर्जिनिन इज रिप्लेस्ड विथ सिट्र्यूलिन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी इज़ फॉर सिट्र्यूलिन। तो जब ये सिट्र्यूलिन इस प्रोटीन में आ जाएगा, इस प्रोटीन में जब ये सिट्र्यूलिन आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं क्या? सिट्र्यूलिनेटेड प्रोटीन। इसे हम बोलते हैं क्या? सिट्र्यूलिनेटेड प्रोटीन, और उसे हम CCP से डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर सिट्र्यूलिनेटेड प्रोटीन, सिट्र्यूलिनेटेड प्रोटीन। इस सिट्र्यूलिनेटेड प्रोटीन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या? सिट्र्यूलिनेटेड एंटीबॉडीज़, एंटी सिट्र्यूलिनेटेड एंटीबॉडीज़, ACAB। दीज आर द मार्कर्स और द डायग्नोस्टिक पॉइंट्स फॉर द रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? इसको डायग्नोज करते हैं। HLA-DR4 ये हम करते हैं, और एंटी सिट्र्यूलिनेटेड एंटीबॉडीज़ अगर प्रेजेंट हैं तो आप कंफर्म करेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है इस पेशेंट को, ठीक है। तो ये पूरी इसकी क्या थी? पैथोजेनेसिस थी, ठीक है। अच्छा, इसमें बस ये याद करना कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, वो क्या चीज़ कर रहा है, और डिस्ट्रक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। इतना ही काफ़ी है इसमें। उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी पर आ जाएं। अब इसकी मॉर्फोलॉजी में आपको क्या क्या मिल सकता है? लेट्स सपोज दिस इज जॉइंट कैविटी। जॉइंट कैविटी में ये क्या है? जॉइंट कैप्सूल है, और इसी के अराउंड यहाँ पर क्या है? लेट्स सपोज जॉइंट कैप्सूल को छोड़ दें, लेट्स सपोज दिस इज साइनोवियम। अब साइनोवियम में होगा क्या? साइनोवियम से ना यहाँ से क्या होगी? बोन की इरोजन होनी शुरू होगी। बोन की इरोजन की वजह से ना यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक विलाय टाइप एक चीज़ मिलेगी, उसे हम बोलते हैं क्या? बोलस विलाय। ठीक है, एक बोलस विलाय मिल जाएगा आपको, ठीक है, एक विलाय मिलेगा। अब यहाँ पर इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन की साइड पर आपके पास ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह ज़्यादा होगा तभी जब आपके पास वेसल ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर ये क्या है? वेसल ज़्यादा होंगी, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइपर वस्कुलैरिटी, या फिर इसे हम एंजियोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। एंजियोजेनेसिस होगी तो आपके पास ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा, या फिर वस्कुलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? ये क्या है? लिम्फेटिक नोड्यूल है। ये क्या है? लिम्फेटिक नोड्यूल है। ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, T सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, और ये क्या है? मैक्रोफेजेस हैं, ये भी प्रेजेंट होंगे। ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगे विथ ये जो जॉइंट है, इट बिकम इडीमेटस थिक एंड हाइपरप्लास्टिक। अ जॉइंट विथ filled with edematous fluid, it is thick, hyperplastic and composed of nodules, T cells, macrophages, is called पेनस। इसे बोलते हैं हम क्या? पेनस। इस सारी कंपोजिशन को हम क्या बोलेंगे? पेनस। तो पेनस फॉर्मेशन आपको मिलती है इन दी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। ये बस टर्म्स हैं, इन टर्म की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि पेनस क्या है। इट इज़ एडिमेटस थिक हाइपरप्लास्टिक कंपोज्ड ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स, टी सेल्स एंड द मैक्रोफेजेस। जो भी आपके पास यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाई नहीं है, तो वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो साइनोवियल सेल्स हैं, लेट्स सपोज दिस इज साइनोवियल सेल, ये देख रहे हैं साइनोवियल सेल इस तरह से बनाया मैंने इस पेन से, तो यहाँ पर भी यही है। अब इन साइनोवियल सेल्स में पता है क्या होगा? हाइपरप्लेजिया होगा एंड हाइपर प्रोलिफरेशन, मतलब क्या? इनकी प्रोलिफरेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये चेंजेस आती हैं इनमें। उसके बाद यहाँ पर होगा क्या? ये क्या? जॉइंट कैविटी है। जॉइंट कैविटी के नीचे ये क्या था? ये लेट्स सपोज ये जॉइंट कैविटी है, तो इस जॉइंट कैविटी के अराउंड यहाँ पर कार्टिलेज भी होगी।
लेट्स सपोज ये जो मैंने लाइन खींची है ये क्या है, कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज के नीचे क्या है, बोन है। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, सबकॉन्ड्रल एरिया। इस सबकॉन्ड्रल एरिया में ना यहाँ पर ये क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट है। ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी आ जाएगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक्टिविटी जैसे बढ़ जाएगी तो इस बोन में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन आ जाएगी, बोन इरप्शन होगी। एंड यहाँ पर इरप्शन की वजह से फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर होने की वजह से ये जो फ्लूइड है ये यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा एज ए सिस्ट। इसे भी हमको क्या बोलेंगे, ये पहले वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस की वीडियो में जो बताया था मैंने, ऐसे बोलेंगे हम क्या, सबकॉन्ड्रल सिस्ट। सबकॉन्ड्रल सिस्ट, बिकॉज कार्टिलेज के नीचे वाले एरिया को हम सबकॉन्ड्रल एरिया बोलते हैं बोन में, ठीक है। तो ये होता है, तो ये चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पेनस मैंने बता दिया आपको, पेनस ये वाला है। और दो चीज़ें और मिलेंगी, एक मिलेगी आपको क्या, बोनी एंकाइलोसिस इन फाइब्रस एंकाइलोसिस। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये बोन है ये भी बोन है, इन दोनों के बीच में फाइब्रस के थ्रू क्या हो जाए, फ्यूजन हो जाए, इसे बोलेंगे हम क्या, फाइब्रस। और ये फाइब्रस आपके पास आगे हो गया क्या हो जाती है, एक जो है ना बोनी जो है ना उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो है ना आपके पास क्या कनेक्शन में, उसे बोलते हैं हम क्या, बोनी एंकाइलोसिस। ये दोनों बोन आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे क्या, बोनी एंकाइलोसिस। और यहाँ पर ये जो कार्टिलेज है ये भी इरोड होना शुरू हो जाती है इस टाइम पर। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ये क्या था, इसका पैथोजेनेसिस था। पेशेंट आपके पास कंप्लेन किसके साथ आएगा, मतलब कि अभी क्लिनिकल फीचर्स पर आ जाते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास पेशेंट आएगा विद द मलेज, फटीग एंड मस्क्यूलोस्केलेटल पेन। मसल्स में बोलेगा पेन है, मलेज भी है, फटीग भी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा आप उसके पहचानेंगे कैसे कि जो ना इसको ये रियूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ठीक है। तो अब होगा क्या, लेट्स सपोज दिस द डिस्टल फेलेंजिस, मिडिल फेलेंजिस एंड प्रॉक्सिमल फेलेंजिस। उसके बाद ये क्या है, मेटाकार्पल है। जो इसमें मेन जॉइंट इन्वॉल्व होता है इज़ द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट मेनली इन्वॉल्व होते हैं, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इनमें होगा क्या, जहाँ पर ये जॉइंट इन्वॉल्व होगा उसके अराउंड यहाँ पर क्या होगी, स्वेलिंग होगी, सोलन एरिया होगी। एंड सोलन एरिया विल बी वार्म, ये वार्म होगी एंड पेनफुल होगी। आप उसे हाथ लगाएंगे तो वो आपको हाथ नहीं लगाने देगा, पेन होता है, ठीक है। एंड जो जॉइंट इन्वॉल्व होगा उसके अराउंड जो बोन्स हैं उनमें ओस्टियोपीनिया ज़रूर होगा, वहाँ पर बोन मास बिल्कुल कम होगा, ओस्टियोपीनिया उसे बोलते हैं कि बोन मास कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। एंड यहाँ पर ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इनके अराउंड ये भी आपके पास यहाँ पर लॉस हो जाएगी, ठीक है। एंड rheumatoid arthritis involves small joints, not the large joint like hip joint है, नी joint है, ankle joint है, ये joint इन्वॉल्व नहीं होती, ये स्मॉल joint है, ये हैंड का joint है, ठीक है, ये हैंड के joint को इन्वॉल्व करती है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको मिलेगी पेशेंट में, दो चीज़ें मिलती हैं। अगर ये लेट्स सपोज प्रॉक्सिमल है एंड दिस इज डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पर अगर फ्लेक्शन में होगी और डिस्टल फ्लेंजियल जॉइंट पर हाइपर एक्सटेंशन होगी। बात को समझना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रॉक्सिमल पर फ्लेक्शन हो, डिस्टल पर क्या हो, हाइपर एक्सटेंशन। इस डिफॉर्मिटी को हम बोलते हैं, पता है क्या, प्रॉक्सिमल पर फ्लेक्शन हो और डिस्टल पर हाइपर एक्सटेंशन हो, इस डिफॉर्मिटी को हम बोलते हैं क्या, बोटोनियर डिफॉर्मिटी। क्या, BOUTO, बोटोनियर डिफॉर्मिटी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या, बोटोनियर डिफॉर्मिटी। इसको रिवर्स कर दें, अगर डिस्टल पर क्या हो, फ्लेक्शन हो एंड इस पर क्या हो, हाइपर एक्सटेंशन हो, हाइपर एक्सटेंशन, इस डिफॉर्मिटी को हम बोलते हैं क्या, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। क्या, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ये दोनों डिफॉर्मिटीज़ आपसे पूछी जाती हैं, स्वान नेक डिफॉर्मिटी एंड द बोटोनियर डिफॉर्मिटी। ये दोनों आप याद करना कि फ्लेक्शन किस पर है, हाइपर एक्सटेंशन किस पर है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड दो और चीज़ें आपको मिलेंगी। नंबर 1 इज़ द रेडियल डेविएशन ऑफ द रिस्ट, अल्नर डेविएशन ऑफ द फिंगर्स। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज ये क्या है, रिस्ट है। अब देखें जो रिस्ट जॉइंट है, और सॉरी रिस्ट में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनकी डेविएशन हो टुवर्ड द रेडिया,
या फिर रेडियस, उसे बोलते हैं हम क्या, रेडियल डेविएशन। एंड जो फिंगर्स है, फिंगर्स की डेविएशन ऐसे होगी। अब देखें आप खुद ही ऐसे करेंगे ना, फिंगर हैंड जो है आपको इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। जो कार्पल बोन्स है वो आपको रेडिएट हो रही होंगी, कार्पल बोन्स। चलो मैं इस हैंड पर दिखाता हूँ। अब मैं इसको ऐसे करूँ तो कार्पल बोन इस तरह से रेडिएट हो रही हैं इस डायरेक्शन में, एंड जो फिंगर्स हैं वो इस डायरेक्शन में रेडिएट हो रही हैं। ऐसा ही है, फिंगर्स इस डायरेक्शन में हो रही हैं एंड कार्पल बोन इस डायरेक्शन में हो रही हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज़ रिस्ट पर अगर रेडियल डेविएशन हो, इसे हम बोलेंगे हम क्या, रेडियल डेविएशन। फिंगर्स पर अल्नर डेविएशन हो रही है बिकॉज दे आर गोइंग इन दी साइड ऑफ द अल्ना, इसीलिए हम इनको बोलते हैं क्या, अल्नर डेविएशन। तो अल्नर डेविएशन ऑफ द फिंगर्स एंड रेडियल डेविएशन ऑफ द जो है ना आपके पास क्या, रिस्ट। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको मिलती हैं। इसकी रॉबिन्स में पिक्चर दी हुई है, वो आपके पास एग्जाम में रख सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो इसमें बहुत ही कॉमन चीज़ आपको मिलती है इज़ दिस वन, र्यूमेटिक नोड्यूल। दिस इज़ र्यूमेटिक नोड्यूल, र्यूमेटिक नोड्यूल। अब दिस र्यूमेटिक नोड्यूल इज़ प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। लेट्स सपोज दिस इज योर सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये इसमें मिलेगा आपको। अब इसमें होगा क्या, ये आपको सेंटर में इसमें एक नेक्रोसिस मिलेगी जिसे हम बोलते हैं क्या, सेंट्रल फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, विच इज सराउंडेड बाय एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एंड अ लेयर ऑफ लिम्फोसाइट विथ प्लाज्मा सेल्स। लिम्फोसाइट की भी एक लेयर होगी और प्लाज्मा सेल्स की लेयर होगी। इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, र्यूमेटिक नोड्यूल। अगर आपके से कोई भी र्यूमेटिक नोड्यूल की डेफिनेशन पूछे तो आप बताएंगे क्या, central fibrinoid necrosis surrounded by activated macrophages and a collar of lymphocyte with plasma cell is called rheumatic nodule, and it is the आपके पास क्या, it is the clinical feature of the rheumatoid arthritis as well, and this nodule is firm, will be firm and non tender to touch, non tender, ठीक है। and ये जो नोड्यूल है, it representing a granuloma known as the नेक्रोटाइजिंग ग्रेन्यूलोमा। इस नोड्यूल में आप क्या हो रहा होता है, नेक्रोटाइजिंग ग्रेन्यूलोमा हो रही होती है, ठीक है। एंड ये नोड्यूल आपके पास कहाँ पर प्रेजेंट होगा, आपके पास फोरआर्म पर होगा एंड एल्बो के रीजन में होगा। एल्बो जहाँ पर आप वेट रखते हैं, लेट सपोज ये फोरआर्म है, अगर मैंने इस तरह से रखी है तो फोरआर्म पर बन जाएंगे। अगर मैं अफेक्टेड हूँ, अगर मैंने एल्बो रखी है तो एल्बो पर हो जाएंगे, ठीक है। एंड लंबोसेक्रल रीजन में हो जाएगा। लंबोसेक्रल रीजन में क्यों भाई, अब बैठते हैं तो लंबर रीजन, सॉरी सेक्रल रीजन पर भी बैठते हैं, उसके बाद ऑक्सीपिट में हो जाएगा, ठीक है। एक तो आ जाएगा लंबोसेक्रल रीजन एंड ऑक्सीपिटल रीजन। ऑक्सीपिटल क्यों भाई, हम सोते हैं तो ऑक्सीपिटल रीजन की मदद से जो है ना सो रहे होते हैं ना, उसी के ऊपर ही तो सोते हैं, ठीक है, सर जो रखते हैं। तो इन एरियाज़ में आपके पास क्या हो जाएंगे, या आपके पास प्रेजेंट होते हैं दीज लिम्फेटिक नोड्यूल्स, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और इसका जो आपके पास क्या है ट्रीटमेंट है, इज़ दी डीमार्स। वो डीमार्स मैं आपको फार्मा वाले लेक्चर्स में कवर करवाऊँगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस और उसके अलावा बाकी जो भी आर्थराइटिस हैं वो सारे पढ़ाऊँगा।